नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द मीडिया हाउस से। हम लोग कल के हुए चुनाव रिजल्ट के बारे में परिचर्चा करेंगे। कौन जीता, कितना जीता, किसको बढ़त हुई, किनका वोट परसेंटेज बढ़ा, किनका वोट परसेंटेज घटा और कौन सी पार्टी कितना अच्छा कर पाई, इसके बारे में हम लोग जस्ट थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहेंगे। दोस्तों, ये 1997 ईस्वी में ममता बनर्जी ने एक पार्टी फॉर्म किया था, नाम था तृणमूल कांग्रेस। और 1997 में फिर नेक्स्ट जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वह विधानसभा का चुनाव 2001 ईस्वी में हुआ, जिसमें ममता बनर्जी को अपने अकेले के दम पे 60 सीटें आई थी। फिर 2006 का जो चुनाव हुआ उसमें 30 सीटें आई। फिर 2011 के चुनाव में उनको यानी कि 14 साल के बाद पूर्ण बहुमत मिला। और उस समय का परिदृश्य अलग था। अभी लगातार वह तीसरे बार सत्ता पे काबिज हुई हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर अब हम लोग थोड़ा सा पलट के देखते हैं बीजेपी और बंगाल का वह क्षेत्र। बंगाल इतना बड़ा, पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतना बड़ा जगह जहां पहली बार मेट्रो चली, और विभिन्न लैंग्वेज और विभिन्न विद्वानों के बीच की भूमि होते हुए भी, बहुत तरह के विद्वान, बहुत तरह के बोले तो प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुषों की जननी रहते हुए भी यहाँ आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था। लास्ट ईयर यानी कि इससे पहले के जो विधानसभा के जो चुनाव थे, यानी कि 2016 ईस्वी का जो चुनाव था, उसमें बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। वह उस 3 सीटों से 2021 में बीजेपी ने 77 सीट्स गेन कर लिए हैं। यानी कि ये जो सीट परसेंटेज है, जो वोट परसेंटेज है, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। मैं छोटा सा थोड़े देर के लिए आपको पीछे लेके जाऊंगा, जहां पर कि 2 सीटों से आज हम लोग 303 में एनडीए को देख पा रहे हैं। यही है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पे लास्ट, इससे पहले 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें 258 सीटें मिली थी इनको। और जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जब इनका फाउंडर और को फाउंडर रहे थे, उस टाइम में जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़े थे तो 2 सीटों से ही इनका बोले तो राजनीति, भारतीय राजनीति में इन्होंने कदम रखा था। आज जो उनका परिदृश्य है, कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम थोड़ा सा केरला की तरफ झांक करके देखते हैं। केरला को पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य माना जाता हुआ है। अब वहाँ पर जो मेट्रो मैन हैं एस श्री मुरलीधरन जी, उनको बीजेपी ने अपने पार्टी की तरफ से स्टैंड कराया। इतने शिक्षित होते हुए भी वह यूडीएफ और कांग्रेस के कैंडिडेट से हार गए। इतना शिक्षित प्रदेश होते हुए भी श्री मुरलीधरन जी हार गए। आप सोच सकते हैं किस तरह का शिक्षित प्रदेश है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 1 सीट थी, इस चुनाव में वह भी नहीं मिला। ये भी एक अपने आप में सही है। अब आते हैं हम लोग तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में देखते हैं कि बीजेपी का वोट परसेंटेज ऑफ शेयर यहाँ भी बढ़ा है और 3 से 4 विधायक यहाँ भी इनके हो गए हैं। भूल करके भी स्टालिन इनको, दूसरी पार्टी जो हमारी है कांग्रेस, इनका तो खाता भी नहीं खुला और स्टालिन इनको 3 से 4 सीट से भी ज़्यादा चुनाव लड़ने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है उनको अपना एकाधिकार क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जमा करना है। ये सभी अपने जगह पे हैं। अब हम लोग आते हैं पुडुचेरी में और असम में, जहाँ पर बीजेपी का पहले ही शासन था और बीजेपी ने दोबारा से अपने शासन को गेन किया है। अपना जो इनका सीट था, उस सीट को इन्होंने दोबारा से गेन किया है। बीजेपी को कहाँ नुकसान है? नुकसान तो है ही नहीं बीजेपी को। बंगाल की हालत आप देखें तो बंगाल की ऐसी हालत हो गई, कल चुनाव खत्म होते ही आपने देखा होगा कि लोग दुकानें लूटने लगे
और उस क्षेत्र में दुकान लूटा जा रहा है और ज़्यादातर लोगों का चेहरा बेनकाब हो चुका है, मीडिया में आ चुकी है, सोशल मीडिया में आ चुकी है ये चेहरे। और जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो ऐसे कंडीशन में वहाँ के गवर्नर जी खुद रिस्पांस लिए हैं, एक आई मीन एक काइंड नोटिस इन्फॉर्म किए हैं उनको, डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल पुलिस को उनको बताया गया है कि इस पर आप इमीडिएट एक्शन लीजिए। तो कहीं ना कहीं से हम लोग देखे हैं कि 45% वोट ऐसा हुआ है जो केवल और केवल हिंदुओं का वोट बीजेपी को पड़ा है, जबकि मुस्लिमों का वोट का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, चाहे वो ओवैसी फैक्टर हो या कोई और अन्य फैक्टर जिनका जो इस बार अभी आए थे। तो ऐसे कोई भी मतलब पीरजादा वगैरह के का कोई भी फैक्टर ममता बनर्जी के ऊपर नहीं पड़ पाया। हम ये देख रहे हैं इस सिनेरियो में कि जो यदि ममता बनर्जी ने कहा कि सारे मुस्लिमों एक हो जाओ, एक एक वोट का हम लोग एक साथ करेंगे, मगर हिंदू एक नहीं हो पाए, वो अलग परिदृश्य है। वहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए सरकार को ममता बनर्जी की सरकार को वहाँ के लोगों को रक्षा देना चाहिए। बीजेपी ने वहाँ एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया था। वह एक ऐसी महिला है जो घरों में चौका बर्तन का काम करती थी और उनके हस्बैंड 400 रुपये कमाते हैं। उन पर बीजेपी ने अपना दांव लगाया और वह महिला 4000 वोट से जीत चुकी है। और मैं क्या बताऊं, इतना मतलब डाउन टू अर्थ लोगों को बीजेपी ने वहाँ टिकट दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही संतोषप्रद न्यूज़ है ये। किसी बड़े बोले तो डिफरेंट रसूख वाले लोगों को नहीं दिया। ममता बनर्जी ने जितने भी मुस्लिमों को टिकट दिया उसमें से एक को छोड़ करके सभी जीत गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारे मुस्लिम एक हो गए, सभी मुस्लिम एक होकर के ममता बनर्जी को वोट दिया। जबकि सारे अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। इस परिदृश्य में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी बोल रही थी कि हम 200 क्रॉस करेंगे, तो कोई गलत नहीं बोल रही थी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी 100 प्लस कुछ मतलब 100 से ज़्यादा कुछ ऐसा सीट है जो 250 से 500 वोट से केवल लूज की है। जो इस बार उतने कम वोट परसेंटेज से लूज हुआ है। और आप लोग खुद जानते हैं कि जहां 3 सीट से 77 प्लस आ गए अप्रोक्सीमेटली, आप समझ सकते हैं कि उनका वोट परसेंटेज कितना बढ़ा। 35% वोट परसेंटेज बढ़ा। किसी खास जिला में हुआ करता था, अब वो तो पूरे बंगाल में है। बीजेपी पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो पाया है कि एक पार्टी बीजेपी वेस्ट बंगाल में पूर्णतः स्ट्रॉन्ग बोले तो विपक्ष का चेहरा बन के आई है और रोल निभाएगी। यह बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं से एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और क्या गलत है इसमें? हर पार्टी अपने आप को ऐसे ही प्रमोट करती है आगे, हर जगह ऐसे ही किया जाता है। बीजेपी का वोट परसेंटेज कहीं भी डाउन नहीं हुआ है। जितने लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि यह 200 प्लस वाली पार्टी का ये हाल हुआ, इतना अच्छा क्रॉस रिकॉर्ड अभी आप खुद ममता बनर्जी की टीम को देख लीजिए। ममता बनर्जी 2001 ईस्वी में कितने सीटों से जीती थी? 60 से। 2006 में 30 सीट। और फिर 2011 ईस्वी में पार्टी का फॉर्म हुआ। 1997 ईस्वी में 14 साल लग गए उनको पूर्ण बहुमत में आने में। बीजेपी ने तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया हमारी समझ से। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसीलिए अपने सभी कार्यकर्ता को, बीजेपी का तो एक चीज़ तो अच्छा है कि जो वोट दिया वो भी, जो वोट न दिया वो भी, सबको थैंक यू। हम लोग इसी के लिए उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग इस परिदृश्य पर चर्चा क्यों ना करें
कि वहाँ की जो स्थिति है, जो वहाँ अराजकता फैल रही है, जो वहाँ मारकाट हो रहे हैं, जो वहाँ लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है, वहाँ की स्थिति जो खराब होती जा रही है, जो ममता बनर्जी पहले कहीं नहीं जाया करती थी, अब वो मंदिर मंदिर घूमने लगी हैं। पर वो स्थिति क्यों नहीं चेंज हो? वहाँ की स्थिति, वहाँ की कानून व्यवस्था को जो इतनी बुरी तरह चरमरा गई कि कल दुकानें लूट ली गई शटर तोड़ करके, बताइए इससे ज़्यादा क्या होगा? आज तक के मेरी समझ से आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ था। ये आज़ाद भारत में बोले तो कश्मीर के बाद हमको लगता है कि नेक्स्ट कश्मीर ऐसे में कहीं बंगाल ना बन जाए। तो डेफिनेटली हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा। हम आप तमाम भाइयों बंधुओं से इस तरह से मतलब ये आशा रखेंगे कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी परिचर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको यहाँ रहेंगे तभी क्रिटिसाइज करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि कम से कम इंजेक्शन लगवा लीजिए, रहिएगा तब ना हमको गाली दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को आपस में 6 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और कोरोना से बचाव ही उसका रोकथाम है। समय समय पर हाथ धोते रहें, नियमित रूप से गरारा करते रहें, गर्म पानी लें, सांस गर्म हवा भाप का सेवन करें, गर्म खाना खाएं, घर में बना हुआ पौष्टिक खाना खाएं, और ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि यह बहुत ही ख़राब पेंडेमिक है जिसका पूरी दुनिया पे असर हो रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से आई मीन कितने लोगों का, कितने परिवारों को यह उजाड़ चुका है। इसलिए हम आप सबों से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।